हम बात करने वाले हैं आज बफर कैपेसिटी के बारे में और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। तो बफर्स हमारे क्या होते हैं? बफर्स आपके हैं, बफर्स इस तरह से कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या फिर ऐसे कुछ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन में डालें तो वो पीएच को चेंज होने नहीं देते हैं। ठीक है? तो इसके बाद अगर आप जब बफर डाला हुआ है आपने किसी सॉल्यूशन में और आप उसमें कोई अल्कली डालते हो या फिर एसिड डालते हो, किसी स्मॉल अमाउंट में भी अगर डालो तो स्मॉल अमाउंट में भी डालने के बावजूद भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगी आपके पीएच में, सॉल्यूशन में। तो बफर्स एक तरह से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये जो एक्शन है इनका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का, कि ये चेंज नहीं होने देते हैं पीएच को, इस एक्शन को हम बोलते हैं बफर एक्शन। और बफर सॉल्यूशंस क्या है? बफर सॉल्यूशंस कुछ इस तरह के सॉल्यूशंस हैं कि अगर आप कोई उसमें स्मॉल अमाउंट आप डालोगे एसिड की, यानी कि एच पॉजिटिव आयंस की, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे यानी कि OH नेगेटिव आयंस अगर डालोगे, तो वो आपकी पीएच को अल्टर नहीं करेंगे, पीएच चेंज होने नहीं देंगे। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस जो है वो आपके बायोलॉजिकली और मेडिसिन बनाने में, बायोलॉजिकली हमारे बॉडी में भी बहुत ज़्यादा जो है रिएक्शंस होती हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं, हमारे बफर्स जो है उनकी हेल्प से ही एक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर ही अपना फंक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पीएच जो ब्लड है, ब्लड की पीएच 7.35 होगी। ठीक है? अगर 3.5 से अगर 7 से ज्यादा हो गई यानी कि एसिडोसिस हो गया उसको, तो वो भी हमारी जो कंडीशन है वो फेटल जो है वो आपका जो है फेटल हो सकती है, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। और अगर हमारी जो पीएच 7.3 है उससे अगर ज्यादा हो जाए पीएच, यानी कि 7.7 में हो जाए मान लीजिए, यानी कि उसको एल्केलोसिस हो गया, एल्केलोसिस भी जो है आपका रिजल्ट उसके भी फेटल हो सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर पीएच जो है वो मेंटेन करने के लिए उसको वहां पे बफर सिस्टम जरूरी है हमारे ब्लड में भी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल, बहुत सारी मैक्सिमम जितनी भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस बनती हैं उनमें हम लोग क्या है बफर जो यूज करते हैं, बफर्स। ये बेसिकली आपके जो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए या फिर आपकी जो ड्रग है उसकी डिग्रेड नहीं होने देते हैं, और पेशेंट को के लिए भी बहुत ज्यादा कंफर्ट और कंप्लायंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि पेशेंट जो है उसको मेडिसिन लेने में कुछ दिक्कत ना आए, कुछ उसका टेस्ट खराब ना लगे या उसको कंपेटेबिलिटी उसकी हो। इसकी वजह से हम मोस्टली आपकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में बफर्स को यूज करते हैं। तो बफर्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ है दो तरह से, जो आपके एक आते हैं एसिडिक बफर्स, एक आते हैं बेसिक बफर्स। एसिडिक बफर्स जो होंगे उनकी पीएच 7 से कम होगी। वो एक्चुअली एक तरह से आपका वीक एसिड और उसकी सॉल्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है, वीक एसिड एंड वन ऑफ इट्स सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका NH3COOH हो गया एंड NH3COONA, ये जो है आपका यहाँ पे CH3COO आपका एसिड आ गया और CH3COONA जो है उसका सॉल्ट आ गया। इसी तरह से आपका बेसिक बफर से है उनकी पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल NaOH आपका आ जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बफर, सोडियम जो है क्लोराइड बफर्स आ जाते हैं। इसके बाद एप्लीकेशंस क्या है बफर्स की? बफर्स जो है आपके बेसिकली ये आपकी लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो है बफर्स जो है एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं, एंजाइम्स काम करते हैं एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर, उनको जो है चाहिए होती है अपना काम करने के लिए, तो वो जो पीएच है उसको मेंटेन करके रखते हैं ये हमारी बॉडी में जो बफर्स बनते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोकेमिकल एसे। बायोकेमिकल एसे यानी कि जितने भी हम लोग आपके एसेज वगैरह करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की हमने एक्टिविटी देखनी है, वो एक्टिविटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? आपकी पीएच के ऊपर, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो एक सर्टेन पीएच के ऊपर ही अपनी एक्टिविटी को शो करेंगे। तो वहां पे जो है एंजाइम्स कैसे करने के लिए यहाँ पे आपका बफर सॉल्यूशंस यूज होंगे। इसी तरह से आपके शैम्पूज में बफर सॉल्यूशंस यूज होते हैं। शैम्पूज जो है उनमें क्या डाला गया होता है, या फिर सिट्रिक एसिड होता है या सोडियम सिट्रेट होता है। ये जो सिट्रिक एसिड या सोडियम सिट्रेट है ये आपका स्लाइटली एसिडिक कर देंगे पीएच को शैम्पू की। तो आपका जो डिटर्जेंट्स हम लोगों ने डाले गए होते हैं शैम्पू में बहुत बहुत ज्यादा बेसिक्स होते हैं, तो उस चीज को काउंटर इंडिकेट करने के लिए हम लोग इसकी पीएच जो है वो स्लाइटली एसिडिक रखते हैं। उसके बाद आपके आती हैं ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में। ब्रूइंग इंडस्ट्री यानी कि जहाँ पे आपकी फर्मेंटेशन वाली आपकी ड्रिंक्स बनती हैं वहां पे। देन है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो आपके डाइज हैं, डाइज जो है उनकी जो बहुत सारी ऐसी डाइज है जिनकी प्रोसेसिंग है किस तरह से होती है, एक आपकी
पर्टिकुलर पीएच के ऊपर होगी, तो वहाँ पे बफर सॉल्यूशंस जो है वो काम आएंगे। फिर आपका बेबी लोशन में, बेबी की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी सेंसिटिव होती है, तो उसको एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए होती है। तो आपके बेबी लोशंस जो है वहाँ पे बफर्स यूज़ किए जाते हैं पीएच 6 के, ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, और जो आपकी स्किन के साथ कंपैटिबल हो, बेबी की स्किन के साथ, तो उसको हार्म ना करे, कोई रैशेस वगैरह ना आए इसी वजह से। तो ये थी इसकी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास हैंडरसन हैचेलबैक इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है ये बेसिकली हमें जो मैथमेटिकल एक इक्वेशन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एच पॉजिटिव आइंस जो कितने आपके एड ऑन हुए हैं तो सॉल्यूशन में, उस चीज़ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपका कोई भी सॉल्यूशन है अगर उसकी पीएच चेंज हो रही है एसिड या बेस्ड को जो है डालने से, तो उसको हम इस आपकी इक्वेशन से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना चेंज हुआ है पीएच, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं बफर इक्वेशन। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जो आपकी सबसे पहले हम देखेंगे कि वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट के लिए क्या इक्वेशन आपकी बनती है। तो सब आपको पता है कि जो आपके एसिड्स हैं वो कॉमनली नोन एज प्रोटॉन डोनर्स, एंड जो आपके बफर्स हैं जिसको जहाँ पे जो इस इक्वेशन में हम लोग वीक एसिड को यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग एच एसिड नोट कर रहे हैं, और उसका सॉल्ट जो है वो है हमारा बी ए। तो हमारे पास अगर ये डिसोसिएट होंगे, सॉल्ट आपका डिसोसिएट होगा तो वो क्या देगा, बी ए जो है वो क्या फॉर्म करेगा आपका, हमारे पास बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव आ जाएगा आयन। देन उसके बाद अगर हम एसिड वीक एसिड की बात करें तो उसमें क्या है आपका रिवर्सिबल होती है प्रोसेस, तो वहां पे हमारे पास एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव आयंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो डिसोसिएशन जो है वो सॉल्ट में ज्यादा जल्दी हो जाएगी, लेकिन एसिड में इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। तो जब यहाँ पे हम लोग अगर मास लॉ अप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है के ए इक्वल्स टू एच पॉजिटिव ए नेगेटिव अपॉन एच ए। एच ए जो है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, एच पॉजिटिव वीक आयन की वीक आपका जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन है, और ए नेगेटिव जो है वो है आपकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन। तो इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन एच पॉजिटिव इक्वल्स टू के ए एच ए कंसंट्रेशन ऑफ एच ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव, एंड देन फर्दर आपकी इक्वेशन आ जाएगी एच पॉजिटिव इक्वल्स टू के इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन वीक एसिड एंड इस सॉल्ट के लिए। अगर हमें इसके ऊपर लॉग लगाएं दोनों तरफ, तो लॉग लगाने से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइंस इक्वल्स टू माइनस लॉग के ए माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट। तो अब यहाँ पे वीक एसिड है, तो वीक एसिड के लिए फाइनल हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी लॉग लगाने के बाद, वो आ जाएगी पी एच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो ये थे हमारे वीक एसिड के लिए। अगर हम इसी तरह से वीक वेस के लिए निकालनी हो तो वीक वेस के लिए हमारे पास आ जाएगी पी एच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। वहां पे एसिड के लिए एसिड आ जाएगा, यहाँ पे बेस के लिए बेस आ जाएगा, वीक बेस के लिए बेस आ जाएगा नीचे। तो ये हमारी जो बफर इक्वेशंस जितने भी हम लोग यूज करते हैं बफर सॉल्यूशंस, उनकी कंसंट्रेशन जो है जितने भी फार्मास्यूटिकली यूज होते हैं, बेसिकली आपके 4 to 6 जो है आपके पीएच बफर्स हैं, यही हम मोस्टली यूज करते हैं आपके फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस बनाने के लिए। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी के बारे में बात करें तो हमारी बफर कैपेसिटी एक तरह से क्या है, it is defined as the resistance offered by the buffer in the change in pH on addition of small amount of acid या base। इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो बफर कैपेसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज ए मेजर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड of its resistance to change in pH in the addition of an acid or base। यानी कि वो आपका जो सॉल्यूशन है वो कितना चेंज हो रहा है, कितनी रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, उस चीज की जो मेजरमेंट है वो होगी आपकी बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी को और हम बफर इंडेक्स भी बोलते हैं, बफर वैल्यू भी बोलते हैं, बफर एफिकेसी भी बोलते हैं, और बफर कॉफिशिएंट भी बोला जाता है। तो अगर हम बफर कैपेसिटी को अगर हम निकालें, इसको मैथमेटिकली देखें, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा इक्वल्स टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा पी एच। डेल्टा बी जो है वो यहाँ पे स्मॉल इंक्रीमेंट है इन ग्राम्स, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर of a strong base added to the buffer solution to produce a pH change of delta P।
यानी कि जितना आपने स्मॉल अमाउंट में बफर अपना डाला है अपॉन जितना उसमें चेंज आया है बफर को डालने से, बेस को डालने से, तो ये है आपकी मैथमेटिकली एक्सप्रेस होगी आपकी बफर कैपेसिटी। उसके बाद बफर कैपेसिटी को कैलकुलेट अगर करना है तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है एक आपका एसीटेट बफर लिया हुआ है एंड इस सॉल्ट जो है वो लिया हुआ है सोडियम एसीटेट। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व आउट करें यानी कि हम लोगों ने 0.1 मोल एसिटिक एसिड लिया हुआ है और 0.1 मोल ही आपने सोडियम एसीटेट लिया हुआ है। तो जब हम उसमें NaOH डाल देंगे, NaOH यानी कि आपने बेस डाल दिया है, बेस डालने के बाद क्या होगा कि आपका जो 0.01 मोलर NaOH डाला आपने, वो क्या करेगा, सोडियम के जो सॉल्ट है, सॉल्ट में जो डिसोसिएशन हो रही थी उसको इंक्रीज कर देगा, सॉल्ट को इंक्रीज कर देगा। तो वो सॉल्ट इंक्रीज हो जाएगा आपका 0.01 मोल पर लीटर, लेकिन आपका जो एसिटिक एसिड है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा, वो होगा आपका 0.01 मोल पर लीटर। देन अब ये जो कंसंट्रेशन में चेंज आई है, इस कंसंट्रेशन में चेंज को हम लोग इक्वेशन के थ्रू जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपकी इक्वेशन आ जाएगी pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अब इस आपने जब ये NaOH जो है नहीं डाला हुआ था अपने सोल्यूशन में, उससे पहले जो आपकी बफर की सोल्यूशन थी वो हमारे पास इक्वेशन जो थी वो थी हमारी pH इक्वल्स टू 4.76 प्लस लॉग 0.1 प्लस 0 अपॉन 0.1 प्लस 0, यानी कि हमारे पास pH इक्वल्स टू pKa थी। तो यहाँ से हमें जो है आपकी बफर कैपेसिटी मिल जाएगी कि कितना चेंज हुआ है आपका सोल्यूशन। अब बफर कैपेसिटी जो है अगर हम रैपिडली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी अगर हम बेस को एड ऑन करते जाएं तो यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाएगी इक्वेशन आपकी सॉल्ट अपॉन एसिड इक्वल्स टू 1। तो इसको पूरे कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी बीटा इक्वल्स टू 2.3 सी के एच थ्री ओ पॉजिटिव अपॉन के ए प्लस H3O पॉजिटिव होल स्क्वायर, यानी कि C यहाँ पे है टोटल आपकी बफर की कंसंट्रेशन, K है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट और H3O पॉजिटिव है हमारे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सो हमारी जो बफर कैपेसिटी है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, आपका कितनी कंसंट्रेशन में सॉल्ट और आपका एसिड प्रेजेंट है, कितनी रेशियो में आपका जो सॉल्ट और एसिड प्रेजेंट है। बफर कैपेसिटी कोई फिक्स कैपेसिटी नहीं है, ये हमारे जैसे जैसे आप ऐड ऑन करते जाओगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। जितने भी हम लोग फार्मास्यूटिकली सॉल्यूशंस यूज करते हैं उनमें बेसिकली हम बफर कैपेसिटी जो है वो रेंज में रखी जाती है कि वो रेंज है हमारी 0.01 टू 0.1। और आपकी जो बफर कैपेसिटी है ये आपका पीएच जो आपका बफर कैपेसिटी है इसीलिए हम मेजर करते हैं ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी हम स्टोरेज को लॉन्ग टाइम तक रख सकें, उसको शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकें। अगर उसके पीएच में कुछ चेंज आएगा तो वो फिर जो है डिग्रेड हो सकता है। तो अगर आपने प्लस आपने जिस कंटेनर में उसको डाला है उस कंटेनर में मे बी वो ग्लास में के कंटेनर में, मे बी प्लास्टिक के कंटेनर में या रबर के कंटेनर में, तो वहां पे अगर उसकी पीएच चेंज हुई तो आपका ग्लास में से लीच आउट होके वो जो है आपके सोल्यूशन में आ सकता है या फिर आपका सोल्यूशन जो है ग्लास में चले जा सकता है। तो इसी तरह से वो रिएक्ट कर सकता है आपके ग्लास या प्लास्टिक या रबर के साथ। तो इसीलिए यहाँ पे आपका बफर कैपेसिटी जो है वो डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जो बफर कैपेसिटी ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल प्रोडक्ट्स में हमेशा कम रखी जाती है, ठीक है। और क्योंकि हम उसको जो है रीअरेंजमेंट जो उसने करनी होती है, आपके फिजियोलॉजिकल जो आपके फ्लूइड्स हैं उनके साथ रीअरेंजमेंट करनी होती है इन सॉल्यूशंस ने, तो इसीलिए इसकी बफर कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम ही रखी जाती है।